पहले एडिटोरियल, फिर की पॉइंट्स और फिर एमसीक्यू पढ़ेंगे। दो एडिटोरियल डेली आते हैं। पहला एडिटोरियल है देशद्रोह कानून के बारे में। भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि देशद्रोह का कानून वैसे ही बना हुआ है। चिंता की बात यह है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, पत्रकारों के खिलाफ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ और विपक्षी नेताओं के खिलाफ। दूसरा एडिटोरियल है एक बार फिर यूक्रेन युद्ध के बारे में। 18 अगस्त के एडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक बैठक हुई थी। बैठक अलास्का में हुई थी। उस बैठक में कोई फाइनल बात निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए थे कि बात को आगे बढ़ाया जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। बात आगे बढ़ी भी। सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोप के कई नेताओं के बीच में अभी बैठक हुई है। देखेंगे कि बैठक से क्या निकला। तो दोनों एडिटोरियल को डिटेल से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहले एडिटोरियल से। बात शुरू से समझे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपको पता ही है कि पहले राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, फिर अंग्रेज आए और एक एक करके कई रियासतों और राज्यों को अपने शासन में मिला लिया। जब राजाओं का शासन था तब उनके अपने लिखे हुए या परंपरा से चले आ रहे मौखिक कानून थे, और जब अंग्रेजों ने अपना राज जमा लिया तो उन्होंने अपने कानून बनाए, क्योंकि शासन चलाने के लिए कुछ नियम और कानून जरूरी थे। मान लीजिए कहीं कोई हत्या हो जाती है तो इसे किस तरह का अपराध माना जाएगा, जांच कौन करेगा, कैसे करेगा, आरोपी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसे दंड कैसे मिलेगा, ये सारी बातें पहले से तय करना जरूरी था। इसके लिए अंग्रेजों के समय में एक कानून बना और उस कानून को कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, यानी इंडियन पीनल कोड, जो 1960 में लागू हुआ। आईपीसी का इतिहास भी थोड़ा लंबा है। दरअसल 1833 के चार्टर एक्ट से 1834 में एक विधि आयोग बनाया गया। इस विधि आयोग ने ही इस पर काम शुरू किया था। आईपीसी बनाया गया था क्योंकि भारत में कानूनों को स्टैंडर्डाइज क्रिमिनल लॉ में बदलना था, यानी एक मानकीकृत आपराधिक कानून बनाना था। पहले से चले आ रहे मौखिक और परंपरागत कानूनों को बदलकर इसे लागू कर दिया गया, और इस तरह अपराधों को परिभाषित करने के लिए और दंड देने के लिए एक सिस्टम तैयार हुआ। आज के एडिटोरियल में आईपीसी की धारा 124 ए की बात हो रही है। धारा 124 ए कहती है कि ऐसा कोई भी काम या शब्द या संकेत या दृश्य चित्र जो भारत की सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काते हैं, घृणा पैदा करते हैं या अवमानना करते हैं, ऐसे कामों को राजद्रोह कहा जाएगा। इसमें जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जब अंग्रेजों का राज था तब इस कानून को स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के खिलाफ लगाया जाता था। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को जेल में भी डाला। हालांकि इस कानून की आलोचना होती रही, लेकिन आजादी के बाद भी यह कानून चलता रहा, क्योंकि कानून के द्वारा बनी हुई और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ जानबूझकर हिंसा या अस्थिरता फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करना भी जरूरी था। लेकिन समय के साथ इसका दुरुपयोग आजाद भारत में भी होने लगा। अक्सर सरकार की आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ इस धारा के तहत मुकदमे कर दिए जाते थे। लोगों के बोलने, सरकार की आलोचना करने, असहमति जताने और सवाल करने की स्वतंत्रता सीमित होती है। इसका डर दिखाकर लोगों को चुप करा दिया जाता है। लेकिन यह भी कहा कि इसे तभी लागू किया जाना चाहिए जब कोई हिंसा फैलाने या सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का काम करता है। हालांकि अब आईपीसी को ही बदल दिया गया है और इसकी जगह 2023 में भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है, और अब आईपीसी की धारा 124 की जगह भारतीय न्याय संहिता में धारा 152 है। अब कहा जा रहा है कि नई धारा भी उतनी ही कठोर है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो काफी अस्पष्ट हैं। ऐसे अस्पष्ट शब्दों में मामूली बातों को भी गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभी की घटना है जिसमें असम पुलिस ने एक समाचार एजेंसी के संपादक और उनके कुछ साथियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत तलब किया है। असम पुलिस ने इनको इनकी कुछ रिपोर्ट्स को लेकर समन जारी किया है। एडिटोरियल कहता है कि इस तरह पत्रकारों पर कार्रवाई करना प्रेस की स्वतंत्रता, सवाल पूछने की स्वतंत्रता, गलतियां बताने की स्वतंत्रता और लोगों को जागरूक करने की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास है। इसमें एक गंभीर बात यह भी है कि समन में न तो एफआईआर की तारीख है, न तो अपराध बताया गया है और न ही एफआईआर की कॉपी दी गई है।
जबकि भारतीय न्याय संहिता कानून में लिखा है कि ये सभी चीजें जरूरी है, अनिवार्य है। कानून की आलोचना की जा रही है क्योंकि जानबूझकर भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता जैसे शब्दों में कुछ भी शामिल किया जा सकता है। यहाँ तक कि सरकार की आलोचना को भी देश की एकता पर खतरा बताकर अपराध माना जा सकता है। कानून सही उद्देश्य से बनाए जाते हैं, पुलिस और सरकार इनका दुरुपयोग भी कर सकती है, लेकिन इस तरह की मनमानी जनता के साथ नहीं की जानी चाहिए। भारत एक लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र में लोग तंत्र की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र में लोगों का बोलना यानी अभिव्यक्ति की आजादी का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भारत के संविधान ने संविधान के अनुच्छेद 19A में शामिल किया है और इसे मौलिक अधिकार माना है। 19A में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इस एडिटोरियल में मुख्यतः प्रेस की स्वतंत्रता पर बात की गई थी। देश की स्वतंत्रता के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग सरकारों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और आम लोगों की अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। एडिटोरियल के बाद देखेंगे की पॉइंट्स। बात वहीं से शुरू होती है। औपनिवेशिक काल में देशद्रोह का कानून आईपीसी की धारा 124A में था। एडिटोरियल का पॉइंट यही है कि अगर देशद्रोह कानूनों का दुरुपयोग किया जाएगा तो इससे प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा होगा। अंग्रेजों के समय आईपीसी की धारा 124A का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किया जाता था, आंदोलन को कुचलने के लिए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यह कानून बरकरार रहा और इसका दुरुपयोग भी होता रहा। हालांकि इसकी आलोचना की जाती रही क्योंकि इसके कुछ प्रावधान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और अब 2023 में इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 आ चुकी है और इसकी आलोचना भी इसी आधार पर की जा रही है कि इसके प्रावधान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और आईपीसी की धारा 124A की तरह ही यह कानून भी है। हालिया घटना यह है कि एक न्यूज एजेंसी के संपादक को असम पुलिस के द्वारा तलब किया गया है। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स छापी थी जिनके आधार पर उन्हें तलब किया गया है और आईपीसी की धारा 152 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की जा रही है क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बात करें भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के बारे में कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ भी शामिल किया जा सकता है, जैसे संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना या जानबूझकर जैसे शब्द। इन शब्दों में कुछ भी शामिल करके एक आम आलोचना को भी अपराध बनाया जा सकता है और इससे प्रेस की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को भी अपराध बनाया जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जैसे अभी हुई है। समस्याएं क्या हैं? समस्या यही है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा होता है, जो कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। एडिटोरियल सुझाव देता है कि इस तरह की अस्पष्ट परिभाषाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और नागरिक समाज की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की भी बाधा नहीं पड़नी चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जितने भी कानून हैं उन्हें संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 औपनिवेशिक कालीन देशद्रोह कानून का ही पुनः नामकरण है। इसके आलोचना के कारणों और लोकतांत्रिक शासन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो हमें वही बताना है कि जिस तरह के प्रावधान आईपीसी की धारा 124A में थे, वैसे ही प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में भी है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा हो सकते हैं यदि इनका दुरुपयोग किया जाता है। तो एमसीक्यू में पहला सवाल है, 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को नया देशद्रोह कानून कहा जा रहा है और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह कानून औपनिवेशिक काल की धारा 124A से भी कठोर माना जा रहा है। दोनों ही कथन सही है। आलोचना की जा रही है धारा 152 की भी और कहा जा रहा है कि यह कानून 124A के ही समान है और कुछ मामलों में ज्यादा कठोर है। दूसरे सवाल में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि धारा 152 में जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे अभियोजन की सीमा और बढ़ जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह प्रावधान केवल आतंकवाद और सशस्त्र विद्रोह से जुड़े मामलों में लागू होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि सरकार की आलोचना को भी राष्ट्रीय एकता को खतरा मानकर कार्रवाई की जा सकती है।
तो पहला स्टेटमेंट सही है। हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ भी शामिल किया जा सकता है, जिनको परिभाषित करते हुए मामूली बातों को भी अपराध माना जा सकता है। तो जानबूझकर एक ऐसा ही शब्द है धारा 152 में। तो यह स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह केवल आतंकवाद और सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ ही लागू नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग साधारण आलोचकों के खिलाफ भी किया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सरकार की आलोचना को भी राष्ट्रीय एकता को खतरा मानकर कार्रवाई की जा सकती है। जी, यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा सवाल है जिसमें 4 स्टेटमेंट है। हमें बताना है कि धारा 152 के संबंध में ये 4 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पत्रकारिता पर दमन और आत्म सेंसरशिप बढ़ाना। दूसरा स्टेटमेंट, असहमति अभिव्यक्त करने की लोकतांत्रिक परंपरा पर प्रहार। तीसरा स्टेटमेंट, न्यायपालिका के लिए नए संवैधानिक प्रश्न खड़े होना। और चौथा स्टेटमेंट, राजकीय नीतियों की पारदर्शिता में वृद्धि होना। तो हमें बताना है कि इन चारों में से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं नई धारा यानी धारा 152 के। तो पत्रकारिता का दमन हो सकता है, इस धारा का यदि दुरुपयोग किया गया तो पत्रकारिता का दमन हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराओं पर प्रहार हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है और इस कानून का उपयोग करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दमित किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि न्यायपालिका में मुकदमेबाजी बढ़ने वाली है। इस कानून की संवैधानिकता को लेकर मुकदमे हो सकते हैं और हुए भी हैं। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राजकीय नीतियों की पारदर्शिता में वृद्धि नहीं होगी, इसका इससे संबंध नहीं है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। चौथा सवाल है कथन और कारण वाला। कथन है कि धारा 152 जैसे कानून भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं, और कारण बताया गया है कि क्योंकि इन प्रावधानों में अस्पष्ट शब्दावली है और कड़े दंड के कारण असहमति को भी अपराध मान लिया जाता है। तो कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल, धारा 152 जैसे कानून भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अस्पष्ट शब्दावली है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। साधारण आलोचना को भी अपराध के रूप में दिखाया जा सकता है। इस एडिटोरियल में 4 ही सवाल थे। देखते हैं अगला एडिटोरियल। दूसरे एडिटोरियल में चर्चा की जा रही है यूक्रेन के बारे में। सोमवार यानी 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में अमेरिका में एक बैठक हुई है। इस बैठक में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के अलावा यूरोप के कई नेता और नेटो के प्रमुख शामिल थे। कहा जा रहा है कि सभी पक्ष यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस संघर्ष का समाधान निकाला जाए। इससे पहले 15 अगस्त को यूएसए और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच में अलास्का में बैठक हुई थी। हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। उम्मीद जताई जा रही है कि संघर्ष रुकेगा और इस शांति की शुरुआत अलास्का बैठक से ही हुई थी। अलास्का की बैठक के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संघर्ष को रोकने के लिए 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि रूस ने यूक्रेन की जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है उसको मान्यता मिलनी चाहिए। यह जमीन पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेस्क, खेरसान और जापोरिजिया में है। क्रीमिया पर भी रूस का ही कब्जा है। दूसरी शर्त थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इससे रूस की सुरक्षा को खतरा होगा और संघर्ष बढ़ेगा। युद्ध का तात्कालिक कारण भी यही था। तीसरी शर्त थी कि यूक्रेन का निशस्त्रीकरण किया जाएगा। सभी देशों के नेता समाधान चाहते हैं। यूक्रेन और यूरोप के नेता तुरंत युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। यूरोप के नेताओं ने संकेत दिया है कि यूएसए चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन यूरोप युद्ध को समाप्त करना चाहता है और इसके लिए गंभीर प्रयास करेगा। एक स्थिति यह भी है कि यदि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद कर देता है तो यूरोप भी लंबे समय तक यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए यूरोप के नेता और यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन अब अमेरिका कह चुका है कि अब यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं दी जा सकती। इससे यूक्रेन की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं और यूक्रेन रूस पर भरोसा भी नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। युद्ध खत्म होता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि संघर्ष विराम रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, क्योंकि रूस यूक्रेन में काफी अंदर तक घुस चुका है।
पुतिन चाहते हैं कि पूरे डोनबास यानी दोनेस्क और लुहांस्क पर रूस का नियंत्रण हो और इसे यूक्रेन और यूरोप के सभी देश स्वीकार कर लें, और दक्षिण क्षेत्रों में भी रूस संघर्ष को रोकने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ यूक्रेन जमीन देकर युद्ध नहीं रोकना चाहता। यदि ऐसा होता है तो यूक्रेन को नुकसान भी होगा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अपने देश में राजनीतिक कठिनाइयां होंगी। हालांकि सभी पक्षों के लिए इस युद्ध को खत्म करने का एक अच्छा मौका है। इस मामले के जानकारों का कहना है कि यूएस और यूरोप के नेताओं को मिलकर एक ऐसा समाधान खोजना होगा जिसे यूक्रेन और रूस दोनों स्वीकार कर लें और संघर्ष खत्म हो जाए। की पॉइंट्स देखते हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी फरवरी 2022 में, जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। यूक्रेन चाहता था कि उसे नेटो की सदस्यता मिले, जबकि रूस चाहता था कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता न मिले, क्योंकि इससे रूस की सुरक्षा को खतरा होगा। फरवरी 2022 से लेकर अभी तक संघर्ष जारी है, युद्ध हो रहा है, जान माल का नुकसान भी हो रहा है। एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ यूक्रेन को यूएसए, यूरोप और नेटो का समर्थन मिल रहा है। हालांकि अब सभी पक्ष चाहते हैं कि इस संघर्ष का विराम हो, इसमें शांति स्थापित हो। इसके लिए अलास्का में 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन के बीच में बैठक हुई थी। इसके बाद अब 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई है। व्हाइट हाउस वाली बैठक में यूरोप के कई नेता हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, नेटो के प्रमुख हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अलास्का की बैठक में रूस के राष्ट्रपति ने जो शर्तें रखी थी, उन शर्तों को लेकर व्हाइट हाउस वाली बैठक में चर्चाएं होंगी और इस पर कोई सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा सुरक्षा की गारंटी दी जाए, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने से इनकार कर चुका है, और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन पर आक्रामक है। यदि युद्ध खत्म होता है तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संघर्ष विराम रेखा कहाँ खींची जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन में काफी अंदर तक घुस चुका है। डोनबास क्षेत्र में यानी लुहांस्क, दोनेस्क, जापोरिजिया और खेरसान जैसे क्षेत्रों में काफी कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की तरफ से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या युद्ध को रोकने के बदले वह अपनी जमीन रूस को दे देगा और रूस के दावे को मान लेगा। आगे एडिटोरियल यही कहता है कि जेलेंस्की को एक व्यवहारिक रुख अपनाना चाहिए और संघर्ष विराम के लिए प्रयास करने चाहिए। एडिटोरियल आगे यही कहता है कि यह युद्ध को खत्म करने का एक अच्छा अवसर है। एडिटोरियल आगे यह कहता है कि यूएस और यूरोप के नेताओं को मिलकर कुछ ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिसे दोनों देश स्वीकार कर लें और संघर्ष को खत्म करें। मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन हो सकता है कि यूक्रेन युद्ध के संघर्ष में हालिया व्हाइट हाउस और अलास्का बैठकों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति संतुलन और शांति प्रयासों को नई दिशा दी है। तो हमें बताना है कि ये दोनों बैठकें काफी महत्वपूर्ण थी। यहीं से संघर्ष विराम की तरफ और समाधान की तरफ बातें शुरू हुई थी और हो सकता है कि संघर्ष विराम जल्दी ही हो जाए। एमसीक्यू में पहला सवाल, दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अलास्का में ट्रंप पुतिन वार्ता ने तुरंत युद्ध विराम समझौता करा दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यूरोपीय नेताओं ने वाशिंगटन जाकर यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाई है। हमने पढ़ा था कि अलास्का की बैठक में कोई तुरंत समझौता नहीं हुआ है, कोई तुरंत सॉल्यूशन नहीं निकला है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाई है। वाशिंगटन की बैठक में कई यूरोपीय नेता शामिल हुए हैं। दूसरे एडिटोरियल में बस एक ही सवाल था। कल फिर मिलेंगे।